हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 3 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम तात्क्षणिक वेग को निकालना सीखेंगे स्थिति समय ग्राफ से। तात्क्षणिक वेग जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उदाहरण 2.1 को करेंगे और स्थिति समय ग्राफ के प्रमुख बिंदुओं को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालना सीखते हैं कि किसी क्षण किसी वस्तु का वेग ज्ञात करना, यानी कि जैसे आप तात्क्षणिक वेग भी कहते हैं, उसको आज हम ग्राफीय विधि से निकालना सीखेंगे। तो ये आपके पास एक ग्राफ है किसी वस्तु के लिए। इसको आपने कैसे निकाला है, जैसे 2.5 पर समय पर आपने आपको जितना दूरी का मान पता था वो आपने लिखा, फिर 3 पर कितना पता था वो, तो आपके पास एक कर्व जैसा आपको मिला। उस तरीके से जैसे हम मैथ्स में ड्रॉ करते हैं। और टी आपने एक्स एक्सिस पर समय को लिया है, वाई एक्सिस पर आपने पोजीशन को यानी विस्थापन या दूरी को लिया है, स्थिति को लिया है। तो अब आपको याद है कि तात्क्षणिक वेग था क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो तात्क्षणिक वेग मैंने आपको बताया था कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बट्टे डेल टी, यानी कि जब आपके पास समय अंतराल बहुत छोटा होता जाता है, तो आपको एक समय पर, एक क्षण पर आपको पता चल जाता है कि वस्तु का वेग कितना है। आपको ये पता था, ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि एक समय अंतराल में वस्तु के लिए जो भी वेग होगा हम उसे औसत वेग कहते हैं। और उस औसत वेग को जब हम मतलब समय अंतराल को धीरे-धीरे कम करते हैं, तो एक क्षण पर हम निकाल सकते हैं कि वस्तु का वेग क्या होगा। इन 2 चीज़ों का यूज़ करके हम यहाँ पर आज वेग निकालेंगे। तो हम निकालना चाहते हैं t बराबर 4 सेकंड। यहाँ पर है t बराबर 4 सेकंड p पर, यानी यहाँ पर वस्तु का वेग कितना है, तो वो हम निकालना सीखेंगे। कितना है, तो डेल टी को हम छोटा-छोटा करते जाएँगे। छोटा-छोटा करने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया पहले मैंने डेल टी बराबर 2 सेकंड लिया, तो 2 सेकंड के लिए मेरे पास किन-किन पॉइंट्स के बीच में है ग्राफ में, 3 और 5। तो 3 और 5 के बीच में 2 सेकंड का गैप है। तो अब इस गैप को हम कम करते जाएँगे। फिलहाल एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जब आप 3 और 5 सेकंड लेते हैं, तो आपको 3 पर देखिए P1 मिल जाता है, वाई एक्सिस पे, और 5 पे P2 मिल जाता है। तो अब P1 P2 को के बीच में वेग निकालना चाहते हैं, तो देखिए आप एक ढाल ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं उन दोनों बिंदुओं को जॉइन करने पर। तो आप इस ढाल का मान कैसे निकालेंगे, ये हमने मैथ्स में सीखा है कि इस ढाल की प्रवणता हम निकालते हैं लंब बट्टे आधार से। तो लंब कैसे निकलेगा, अब जैसे मैं इसका लंब निकालूं, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला, तो ये वाला पॉइंट यानी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन आधार कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1। तो ये आपके पास डेल एक्स बटे डेल टी दे देगा, जो आपके पास वेग देगा। एक पॉइंट, एक निष्कर्ष पे हम यहाँ पे पहुंचते हैं कि आपके पास स्थिति समय ग्राफ का जो भी ढाल होगा वो आपको वेग देगा। तो यहाँ पर P1 P2 की प्रवणता आपको औसत वेग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समय अंतराल 3 सेकंड और 5 सेकंड था, इस उनके बीच का वेग है, इसलिए औसत वेग। अब डेल टी को हमने और कम किया, 1 सेकंड किया मान लिया, तो आपके पास जो पॉइंट्स है वो 3.5 और 4.5। देखिए 3 से आप थोड़ा इधर आए क्योंकि आपको 4 तक आना है, और 4.5 से आप 4.5 पर आए, तो आपके पास जो डेल टी था वो 2 सेकंड से घटकर 1 सेकंड हो गया। अब आपके पास जो 3.5 पर आपको पॉइंट मिला है वो Q1 है, और 4.5 पर Q2। तो ये जो Q1 Q2 है, इसकी प्रवणता आपको औसत वेग दे देती है। ये औसत वेग आपके पास निकल गया। अब आप डेल टी को और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ में और ज़्यादा विभेदन नहीं दिया गया है, तो हम आगे खैर हम टेबल से सीखेंगे कि किस तरीके से हम और विभेदन कर सकते हैं। जैसे डेल टी को आप 0.01 भी ले सकते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में। अब इसके बाद जब आप डेल टी को और कम करेंगे, तो मान लिया मैंने डेल टी 0 की तरफ बढ़ गया, तो तब आपके पास इस 4 सेकंड पर, ये है 4 सेकंड, इस पर वस्तु का वेग आ जाएगा। उसको आप वहाँ पर जब बिंदु P आपको मिलेगा, उस पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, तो वो उसकी जो प्रवणता होगी वो t बराबर 4 सेकंड पर आपको वेग दे देगा। इस तरीके से हमें वेग को निकालना है। अब इसी तरीके से हम इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से इससे समझते हैं टेबल से, जो मैं आपको बता रही थी कि और ज़्यादा विभेदन जैसे 0.1, 0.01 डेल टी जब हो, तो अब यहाँ पर हमें डेल टी, क्योंकि डेल एक्स बटे डेल टी निकालना है, वेग है। तो आपके पास डेल टी तो हम खुद ही ले रहे हैं कि इतना-इतना कम करते जाएँ अगर डेल टी को। तो देखिए 2 सेकंड, 1 सेकंड ये सब निकाल सकते हैं। लेकिन डेल एक्स कैसे निकालेंगे? तो डेल एक्स निकालने के लिए आपके पास हम कुछ फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे डेल एक्स के लिए आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 अगर मैं ग्राफ से देखूँ। लेकिन अब जब विभेदन आप बहुत कम करेंगे,
तो विभेदन कम करने पर आपको ये नहीं मालूम होगा कि x2 कितना आएगा, x1 कितना आएगा ग्राफ से देखने पर। इसके लिए आपके पास बुक में थोड़े फॉर्मूला दिए गए हैं। आप उन फॉर्मूलों को याद नहीं करना, केवल आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए वो फॉर्मूले दिए गए कि अच्छा इस तरीके से हम तात्क्षणिक वेग निकाल रहे हैं। तो देखिए, जैसे जब आप x2 या x1 का मान निकालेंगे तो आपको t1 की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये वाली कॉलम दिए गए हैं 2। वरना डेल टी तो यहाँ पर हमारे पास हम खुद ही चूज़ कर रहे हैं, तो डेल टी यहाँ के लिए तो हमारे पास डेल टी हम खुद ही चूज़ कर रहे हैं तो उसके मान है। लेकिन x के लिए हमने t1 या देखने के लिए कि ये जो डेल टी है वो किन 2 बिंदुओं के बीच आया है। तो जैसे 0.5 है, हम ये तो बता सकते हैं 2, 3 और 5 के बीच का गैप है। लेकिन ये इन दोनों के बीच का गैप है ग्राफ के लिए, वो हम अच्छे से देख पाएँ, उसके लिए आपको ये फ़ॉर्मूला दिया है। T1 के लिए ये दिया है और T2 के लिए आपके पास यहाँ पर ये दिया है, बीच में प्लस है। यहाँ पर आप t की जगह लिखेंगे जो समय पर आप निकाल रहे हैं, जैसे t बराबर 4 सेकंड पर आप निकाल रहे हैं, तो t बराबर 4। डेल t की जगह आप लिखेंगे जो भी आप समय अंतराल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0.5 लिया, और इस तरीके से आपके पास T1, T2 आपके पास निकल जाएगा। अब हमारे पास एक्स टी वन इस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है और T1 का क्यूब करना है। यहाँ पर हमारा T1 का काम है। इस तरीके से हमने इसलिए दूसरा तीसरा कॉलम ड्रॉ किया था। और आगे हम x t2 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला दे दिया। इसको आपने बस t2 की घात 3 से 0.08 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये दोनों मान आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास डेल एक्स आ जाएगा x2 माइनस x1 करके, एक्स टी टू जो T2 पे है और T1 पे, उन दोनों को माइनस करके, और आगे डेल एक्स बटे डेल टी करके। तो अगर आप देखें, जब आप इतना विभेदन कम करते करते जाते हैं 0.01 तक, तो जो आपके पास डेल एक्स बाई डेल टी है वो इतना आ जाता है। इस तरीके से हम 4 सेकंड पर बोल सकते हैं कि ये आपके पास वेग का मान है। इस तरीके से हम ग्राफीय विधि से निकालते हैं। ग्राफीय विधि थोड़ी जटिल है, लेकिन आपको सिखाने के लिए ऐसा किया गया है बस। तो आप ये ध्यान से सीखेंगे और याद रखेंगे कि हमने ग्राफीय विधि से कैसे किया। अब उदाहरण 2.1 को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि x अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति है आपके पास, इस सूत्र से आप दे सकते हैं। जहाँ पर ये x स्थिति के लिए है, a और b कांस्टेंट है, जिनके मान आपके पास यहाँ पे दे दिए, और t आपके पास सेकंड है, यानी कि समय है, तो सेकंड में है वो। अब आपको t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग निकालना है, और उसके बाद t बराबर 2 और t बराबर 4 सेकंड के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग भी, क्योंकि समय अंतराल है तो औसत वेग निकलेगा। अब सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज़ें हमें मालूम है। अब इसके बाद, क्योंकि हमें t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकंड पर वेग चाहिए, तो वेग क्या होता है, dx बटे dt होता है। अगर मैं आपको वैसे कहूँ तो dx बटे dt हमने लिखा था इसे। तो dx बटे dt हमें क्या बता रहा है, हमने ये मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ये हमें ये बता रहा है कि x का t के सापेक्ष आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे, हमें x की वैल्यू पता है, हम उसके लिए मान निकाल लेते हैं। अभी हम ये नहीं निकाल रहे हैं कि 0 और 2 पर कितना है वेग, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले इस x से v कैसे निकालें। तो हमने इस तरीके से उसको लिख दिया। अब हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए, a तो कांस्टेंट था तो वो तो 0 ही हो जाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर b बाहर आएगा और ये 2t हो जाएगा, तो ये 2bt आ जाएगा। अब यहाँ पे b का मान कांस्टेंट है, तो b का मान भी हम आगे रख के निकाल देंगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें आगे ये जो मान है यहाँ पर 0 और 2 सेकंड पर निकालना है, t की जगह वो रख देंगे। तो 0 सेकंड क्षण के लिए हमारे पास यहाँ पे t का मान 0 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर v का मान आगे 0 आ गया। अब हम t की जगह रखेंगे 2, तो हम आपका जो वेग होगा वो यहाँ पे 2 समय लिखेंगे और यहाँ पे वेग आ जाएगा 10। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम औसत वेग निकालते हैं t बराबर 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में। अब औसत वेग हमें पता है कि औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है। अब कोई सोच सकता है कि औसत वेग के लिए हमने यहाँ पे कुल विस्थापन क्यों नहीं लिखा, कुल विस्थापन में परिवर्तन, तो परिवर्तन जोड़ा क्यों नहीं। लेकिन परिवर्तन के लिए मैंने अभी आपको ये भी बताया, परिवर्तन निकालना है कि कितना माइनस हो, मतलब कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए हम माइनस ही तो करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को। तो x2 माइनस x1, यानी कि t2 पर जितना था उस वाले x से माइनस कर दिया t1 वाले x को, और नीचे t2 माइनस t1। अब हम यहाँ पर 4 सेकंड पर, यहाँ पे 2 सेकंड पर, इसको बस हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखिए x का मान ये था,
तो बस हमने क्या करना है, यहाँ T2 यानी कि T का मान यहाँ पर रख देना है और A और B को वैसे ही रखेंगे। तो हमने ये रख दिया और आगे बस सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट खोलना है, A से A कट जाएगा, 16 में से 4 आ जाएगा 12 और 2 से हम उसे भाग दे के निकाल लेंगे। B का मान हम रख सकते हैं क्योंकि B का मान कांस्टेंट है, तो हमने उसका मान रखा, उसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच औसत वेग आ जाएगा। अब हम करते हैं स्थिति समय ग्राफ, टाइम पोजीशन ग्राफ के प्रमुख बिंदुओं को। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी वस्तु की स्थिति समय के अनुसार बदलती है, ये हमें मालूम है। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ हम खींच सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है कि इतने समय में इतना स्थिति है किसी वस्तु की, तो हमने उसको ग्राफ में खींच लिया। ग्राफ तो हमें पता है किस तरीके से खींचते हैं। तो जब हम ये खींच लेते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताई कि स्थिति समय ग्राफ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ या आप उसको विस्थापन समय ग्राफ भी बोल सकते हैं, वो आपको क्या देगा? बताइए, सोचिए थोड़ा। अभी मैंने आपको बताया था वो आपको देगा वेग, क्योंकि मैंने आपको जब ये बताया कि इसकी जब आप ढाल निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, तो इस बिंदु पर x2 कितना है, x1 कितना है और t2, यहाँ पर t2 का मान ये रहा और t1 का मान ये रहा, तो इस तरीके से निकालेंगे जैसा हम मैथ्स में करते हैं, बस वैसे ही करना है आपको। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे कि इस पर, इससे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, इससे किसी दो वस्तुओं के लिए आपके पास ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। यहाँ पर आप, अगर मैं आपसे पूछूं किस वस्तु का वेग ज्यादा है, इस वाली का, OA वाली का या OB वाली का, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, ढाल आपको वेग बताता है, जो जिसकी ढाल ज्यादा उसका वेग उतना ज्यादा, ये आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा स्थिति समय ग्राफ से। तो यहाँ पर OA का ढाल ज़्यादा है कि OB का? ये सोचिए थोड़ा। देखिए, जिसका झुकाव एक्स एक्स से ज़्यादा, तो जो ज़्यादा कोण बना रही होगी उसका ढाल ज़्यादा होगा। तो OA ऐसे थी, OB इतना है, बस इतना कोण, और OA ज़्यादा कोण, तो OA का ढाल ज़्यादा, तो OA का वेग ज़्यादा। ठीक है, ये आपको ये बता रही। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बस। अब ये आपको क्या बता रही है? ये आपके पास ग्राफ आया कैसे होगा, ये देखिए। यहाँ पर कोई वस्तु होगी जो इस समय पर यहाँ पर इतनी दूरी तय की, इतने समय पर भी सेम दूरी, इतने समय पर सेम, नहीं, समय बदलता गया पर उसने सेम दूरी तय की। यानी कि जो आपके पास ग्राफ आया वो एक्स अक्ष के समांतर आ गया। तो तब जो वस्तु का वेग होगा वो कितना होगा? अगर मैं आपको कहूँ कि वस्तु का वेग निकालिए इस और इस पॉइंट के बीच में, तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर स्थिति माइनस यहाँ पर स्थिति, x2 माइनस x1, और यहाँ t2 माइनस t1। तो देखिए, x2 माइनस x1 की तो वैल्यू सेम ही है y एक्सिस पर, तो वो तो सेम है। तो ऊपर वाली चीज़ ज़ीरो, यानी कि वेग जो होगा आपके पास वो ज़ीरो हो जाएगा इस स्थिति में। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा ही ग्राफ y एक्सिस के लिए होता, यानी अब y एक्सिस के समांतर है उस वस्तु का ग्राफ, तो क्या होता? तो अगर ऐसा होता तो ये ऐसे आया होगा कि ये समय था इतना विस्थापन, इतना विस्थापन, विस्थापन बदलता गया लेकिन समय उतना ही था। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना चाहूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x2 माइनस x1, तो वो तो इन दो बिंदुओं के बीच में बदल गया, x2 माइनस x1, लेकिन t2 माइनस t1, ये t तो सेम ही रहा, तो नीचे वाली चीज़ ज़ीरो, यानी कि जो पूरा आएगा वेग वो हो जाएगा अनंत, यानी कि आपके पास वेग अनंत हो जाएगा और वो हो नहीं सकता। इससे हमें ये पता चला, अच्छा यहाँ पे वेग शून्य था, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि ढाल हो जाएगी आपके पास अनंत। ये आपके पास स्थिति संभव नहीं है, पर ये कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पर इस स्थिति को समझिए, ये स्थिति में आपके पास क्या है? यहाँ पे कोई वस्तु थी, उसका 10 सेकंड पर इतनी चली, जितना भी चली इतना चली, फिर 20 पर इतना चली, फिर 30 पर वो अपनी मूल स्थिति पर वापस आ गई, यानी कि कुछ नहीं चली, अब वापस यहाँ से आती गई। और फिर वो उसके बाद उसने नेगेटिव विस्थापन, अब ऐसा नेगेटिव विस्थापन नहीं है, इसे ऐसे दिखाया गया है कि कोई वस्तु ऐसे गई, यहाँ तक गई और फिर उसके बाद वो वापस आती गई। ठीक है, वो वापस उतना ही नीचे चलती गई, तो उसको जब हम ग्राफ में दिखाएँगे तो वो इस तरीके से आएगा। मतलब जब यहाँ से ऐसे गई और फिर यहाँ से वापस आई, तो जब ग्राफ में दिखाएँगे तो वो इस तरीके से आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि माइनस कैसे आ गया? तो वो बस स्थिति के लिए इस तरीके से।
और ये माइनस दूरी तो नहीं हो सकती, क्या होगा? विस्थापन। मैंने आपको बताया था विस्थापन माइनस में हो सकता है, दूरी नहीं। तो यहाँ पर वस्तु की ऋणात्मक ढाल हमें क्या बता रही है? ऋणात्मक वेग। ऋणात्मक ढाल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ, 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 यहाँ करके ऐसे आ रहा है। और इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर मैंने ये 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तो इनकी ढाल होगी x2 माइनस x1। अब पहले वो यहाँ थी, फिर यहाँ थी, तो x2 ये वाला हुआ, बाद वाला, और x1 ऊपर वाला। तो x2 अब 20 है, ऊपर वाला 40 है, तो 20 में से 40 घटाएँगे, -20 आएगा। तो वो माइनस अपने आप आ जाएगी, तो ऋणात्मक ढाल आ जाएगी आपके पास। ये चीज़ थी यहाँ पे। अब जैसे इस वाले को देखिए, ये हमें क्या बता रहा है? ओए का तो मैंने आपको बताया कि वो आपको वेग बताएगा। ख़ैर ए से जब आप बी जाएँगे, मतलब वेग तो आपको ए भी बताएगा, लेकिन ये तो हम सीख चुके हैं कि ओए आपको किस तरीके से बता रहा है। ए बी, बी सी और सी डी पे बात करते हैं। ए बी भाग की ढाल अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी? बी x2 था, ए पर x1 था, तो 60 में से 40 गया 20, और इस पर 40 में से 20 गया 20, तो वो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। BC की ढाल कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वो x एक्सिस के समांतर है। और CD की ढाल आ जाएगी आपके पास ऋणात्मक, तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो -3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। एक बार आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, 3 मीटर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रही थी, तो -3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें निकालनी है। और अगर वक्र सतत हो यानी कर्व के रूप में हो, तो वेग लगातार परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर ये है, तो लगातार परिवर्तित हो रहा है, ये है चाहे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन लगातार परिवर्तित हो रहा है। वो आपके पास इस कंडीशन को बताएगा। तो और वो आपके पास उस टाइम पे आप क्या बताएगा? तात्क्षणिक वेग, क्योंकि तात्क्षणिक वेग उस स्थिति में लगातार परिवर्तित हो रहा होगा। अब हम समझते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा है। तो किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल को ज्ञात करना हमने ग्राफीय विधि से निकालना सीखा। ये आपको मैं समझा रही थी, जो ये चीज़ जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, और ये आपको dx/dt देता है। इस ग्राफ को आज हमने सीखा। एक बार आप फिर से इसको दोबारा देखेंगे। जितनी बार देखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके पास समझ आएँगी कि अच्छा ये चीज़ थी, पहली बारी में छूट गई, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और तात्क्षणिक चाल या केवल चाल वस्तु के वेग का परिमाण है। और यहाँ पे एक चीज़ सुधार कीजिएगा, तात्क्षणिक चाल नहीं, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को हमने निकालना सीखा, तो इस तरीके से ये चीज़ होंगी। अब स्थिति समय ग्राफ के प्रमुख बिंदुओं में हमने सीखा सबसे पहले कि ये आपको जो भी ढाल होगा उसका वो वेग बताएगा। फिर हमने देखा कि वो आपके पास फ़ॉर्मूला क्या होगा, तो वो नॉर्मल फ़ॉर्मूला है, लंब बटे आधार हो जाएगा उसका। और उसके बाद हमने ये सीखा कि ढाल जितना ज़्यादा होगा, वेग उतना ज़्यादा होगा। और अगर वो एक्स एक्सिस के समांतर होगा, जो भी ग्राफ होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो वेग होगा वो 0 है, क्योंकि ढाल हमारे पास 0 है। और वाई अक्ष के समांतर तो ढाल अनंत हो जाएगी। ये स्थिति संभव नहीं है हमारे पास। और वस्तु की ऋणात्मक ढाल क्या बताएगी? ऋणात्मक वेग। और अगर लगातार वक्र मतलब जो हमें मिलता है वो आपको बता रहा होगा कि वेग परिवर्तन लगातार हो रहा है, और वो आपको तात्क्षणिक वेग देगा। अगली कक्षा में हम त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन के बारे में समझेंगे, और वेग समय ग्राफ का अध्ययन करेंगे, जैसे हमने स्थिति समय ग्राफ देखा आज। अभी के लिए थैंक यू।